जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्ता एम्पायर को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। चाहे दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस को सही आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुप्त काल के प्रमुख शासक, उनके विजय अभियान, उनकी उपाधियाँ, सिक्के, अभिलेख, उनकी स्थापत्य कला तथा गुप्त काल के समय का जो प्रमुख साहित्य है उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न मिलते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमें गुप्त काल की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है। सबसे पहले उन स्रोतों को जान लेते हैं। तो साथियों, गुप्त राजवंश का जो इतिहास है उसके लिए तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो हमें गुप्त राजवंश की जानकारी देते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। हमें इन तीनों चीज़ों से गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम साहित्यिक स्रोत। एक साथियों लेखक हैं विशाख दत्त, और विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा है, एक उनकी रचना है देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय इनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। और एक कालिदास, मूर्खों के मूर्ख, महामूर्ख, मूर्खों के शिरोमणि भी कहे जाते हैं कालिदास, लेकिन बहुत ही विद्वान व्यक्ति भी हैं कालिदास। ठीक है, तो इनकी कुछ रचनाएं जैसे ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो कालिदास जी की रचनाएं हैं इनसे भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक शूद्रक की एक रचना है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम से भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण, कामसूत्र, बहुत ही प्रसिद्ध, और ये है वात्स्यायन द्वारा रचित। ये वात्स्यायन ने लिखी है। ठीक है, तो वात्स्यायन की कामसूत्र से भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कुछ पुस्तक थी जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या हैं? पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख हैं, सिक्के हैं और इनके स्मारक हैं, जिनसे हमें गुप्त राजवंश के इतिहास का पता चलता है। एक है साथियों समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसमें आपको समझना है प्रशस्ति को, कि प्रशस्ति क्या होता है। तो प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, यानी कि जहाँ भी आपको प्रशस्ति शब्द मिले इतिहास में उसका मतलब है प्रशंसा। तो ये जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसमें समुद्रगुप्त और उनके शासन की प्रशंसा की गई है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये भी बहुत अच्छे योद्धा थे, आगे हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और ये जानकारी मिलती है कि गुप्त शासकों ने, स्पेशली स्कंदगुप्त ने, हूण आक्रमण का निपटारा कैसे किया, हूण आक्रमण से अपना बचाव कैसे किया। ठीक है, हूणों को कैसे खदेड़ा, कैसे भगाया। अगला है साथियों जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त के सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, कि इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, अब गुप्तकालीन जो शासक हैं उनके साथियों कुछ स्मारक हैं, जैसे मंदिर, मूर्तियाँ और चैत्यगृह। ये भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उस समय की गुप्तकालीन तत्कालीन कला और स्थापत्य की जानकारी मिलती है। बात करते हैं साथियों अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो जानते होंगे, तो अजंता और बाघ की गुफाओं में कुछ चित्र मिलते हैं जो गुप्त काल के हैं। ठीक है, गुप्तकालीन राजाओं ने सोने, चांदी, तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं, इनसे भी हमें गुप्त काल के राजाओं के बारे में पता चलता है। मंदिरों में कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर। ये बहुत प्रमुख मंदिर हैं जो गुप्तकालीन स्थापत्य कला को या गुप्त काल के बारे में वर्णन इनसे मिलता है। ठीक है साथियों,
आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हम कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण। कुछ विदेशी यात्री भी हैं जिनके यात्रा वृत्तांतों से हमें गुप्त काल के शासकों की जानकारी मिलती है। तो उनमें से एक हैं फायान। फायान साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे स्थल मार्ग से और गए थे समुद्र मार्ग से। ठीक है, तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और इसने पूरे मध्य देश का वर्णन किया। साथियों जो फायान है इनकी भी एक छोटी सी कहानी है। जब ये आए थे स्पेशली तो ये भगवान बुद्ध से प्रेरित होकर आए थे, बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आए थे और यहाँ इन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में ही जानकारी इकट्ठी करी, बहुत सारी पांडुलिपियाँ तैयार की और जब लौट के गए तो ये समुद्र मार्ग से गए और समुद्र मार्ग में इनको बहुत परेशानी हुई जिसका वर्णन इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। ठीक है, एक यात्री हैं वेनसांग। वेनसांग ये भी एक चीनी यात्री था। इसने कुमार गुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त और बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। ये साथियों बाद में आए थे और बाद में आके जो वेनसांग है बाद में आया और बाद में आके इसने जो कुछ प्रमुख गुप्त शासक हैं उनके बाद के जो कम प्रसिद्ध शासक हैं उनका वर्णन किया है। ठीक है, इसके विवरण से यह पता चलता है कि कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। जो नालंदा विश्वविद्यालय साथियों उसकी स्थापना किसने करवाई? कुमार गुप्त ने करवाई। और ये क्वेश्चन यहाँ से सीधा एग्जाम में आता है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो कुमार गुप्त ने। ठीक है, ये भी हमें वेनसांग के विवरण से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं प्रमुख राजाओं को, गुप्त काल के प्रमुख राजाओं को। ठीक है, तो पहले प्रमुख राजा थे जिन्हें हम संस्थापक भी कहते हैं श्रीगुप्त और इनका टाइम पीरियड रहा है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। अब बात आती है कि श्रीगुप्त की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो साथियों प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से हमें इनकी जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से। अब बात आती है कि प्रभावती गुप्त कौन थी? तो साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिसने पूना ताम्र अभिलेख में अपने गुप्त शासकों का या अपने कुल का वर्णन करवाया है। ठीक है, तो प्रभावती गुप्त के जो पिता थे चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पिता थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम, उनके पिता घटोत्कच और उनके भी पिता श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त से और प्रभावती गुप्त पूरे राजाओं का वर्णन करवाती है वहाँ तक कि कौन कौन कब शासक रहा है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की और इसकी जानकारी पूना ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। ठीक है, एक है साथियों चीनी यात्री इत्सिंग। इसके अनुसार इसने श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और जो श्रीगुप्त है इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। और साथियों याद रखने वाली बात यह है कि उस समय ये भी किसी का सामंत था। श्रीगुप्त ये मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से शासक नहीं था, स्वतंत्र रूप से राजा नहीं था, ये किसी न किसी का सामंत था उस समय। ठीक है, क्योंकि उस समय जो महाराज की उपाधि होती थी वो सावंतों की उपाधि होती थी और अगर महाराजा धीराज या सम्राट की उपाधि होती थी तो वो एक स्वतंत्र राजा की उपाधि होती थी। ठीक है, तो महाराज उस समय सामंतों की उपाधि थी। एक बार जल्दी से इसे रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। कब? 240 से 280 तक इसका शासन रहा है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है और इसकी जानकारी हमें प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। चीनी यात्री इत्सिंग ये कहता है इसने पाटलिपुत्र में एक मंदिर का निर्माण कराया था और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने, महाराज उस समय सामंतों की उपाधि होती थी। ठीक है साथियों, ये श्रीगुप्त आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और श्रीगुप्त के बाद अगला शासक होता है हमारा घटोत्कच। घटोत्कच का वर्णन तो आपको महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, तो ये घटोत्कच हैं गुप्त काल के। तो घटोत्कच का जो समय रहा है वो रहा है 280 से 319 ईस्वी तक। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बनता है और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो स्कंदगुप्त के सुपिया लेख से, ध्यान रखना किससे? सुपिया लेख से
जो कहाँ पे है, रीवा मध्य प्रदेश में है। यहाँ से भी हमें गुप्तों की वंशावली मिलती है, और यहाँ से जो गुप्तों की वंशावली मिलती है उसमें इनकी शुरुआत घटोत्कच से होती है। ठीक है, गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। इसकी जानकारी प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलती है। इसके बाद साथियों, घटोत्कच के बाद इसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनता है, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। ठीक, शक्तिशाली शासक था, और इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है गुप्त वंश का। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो। चंद्रगुप्त प्रथम। तो साथियों, जो चंद्रगुप्त प्रथम है इसका समय रहा 319 से 350। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसे गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक मतलब ये है कि इसने पहली बार गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी साथियों, और ये बहुत ही प्रतापी और योग्य शासक था। इसने अपने वंश को, अपने साम्राज्य को काफ़ी बढ़ाया, तो इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी ने महाराजा धीराज या सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी, वो सामंतों के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, इसीलिए गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसी को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इसका राज्याभिषेक कब हुआ? अगर राज्याभिषेक की बात करें तो ये 319 ईस्वी को हुआ है, इसीलिए तभी से गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय से जब इसका राज्याभिषेक हुआ 319 एडी में, उसी समय से गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। अब साथियों, बार बार हम इसे चंद्रगुप्त प्रथम कह रहे हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम हम इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि इसके बाद में भी एक चंद्रगुप्त होता है गुप्त काल के ही राजाओं में, तो उसे चंद्रगुप्त द्वितीय बोला जाता है। तो प्रथम किसे बोला जाएगा? तो इस वाले को प्रथम बोला जाता है। ठीक है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी या कुमारी देवी, दोनों नाम मिलते हैं आपको हिस्ट्री में, तो कुमार देवी या कुमारी देवी से विवाह किया। साथियों, आपको इतना याद रखना है इसके बारे में कि जो इसने शादी की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, और उस समय लिच्छवी जो गणराज्य था बहुत फेमस था। लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी भी बहुत फेमस थी। तो जिस समय ये दूसरे लोगों को अपना इंट्रो भी देता था, तो चंद्रगुप्त प्रथम अपना नाम जितना भी बताया उतना, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अपने आप को कहता था कि मेरी जो शादी हुई है वो लिच्छवी की राजकुमारी से हुई है, यानी कि ये अपनी पत्नी के बल पे भी अपना वजूद बनाना चाहता था, और खुद का इंट्रो ज़्यादातर लिच्छवी के राजकुमारी के पति होने के नाते देता था। ठीक है, और अपनी पत्नी के नाम से पहले इसने हिस्ट्री में श्री लगवाया। ये अपनी पत्नी के नाम से पहले श्री लगाता था, उसे बहुत इज्जत से पेश आता था, इसीलिए इसने श्री प्रकार के सिक्के भी चलाए, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, जिस पर अपनी पत्नी का और अपना लेख करवाया, इसने अंकित करवाया फोटो। इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, विवाह प्रकार के सिक्के चलाए, और लिच्छवी प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है साथियों, यहाँ इन सिक्कों में आप देख सकते हो राजा रानी दोनों का फोटो है इसके में। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में यही आपको मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसका जो राज्याभिषेक है वो 319 ईस्वी में हुआ है, और उसी समय से गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी या कुमारी देवी से शादी की। इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, विवाह प्रकार के सिक्के चलाए, और लिच्छवी प्रकार के सिक्के चलाए। आगे बढ़ते हैं, और इसने साथियों क्या किया, स्वर्ण सिक्कों पर अपना और कुमार देवी का नाम भी गुदवाया। ठीक है, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला ऐसा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। आपको याद रखना है कि गुप्त शासकों के अंदर सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। साथियों, ये हिस्ट्री में एक ऐसा राजा रहा है कि समय के चलते ही जब इसे लगा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया और मेरा बेटा योग्य है, और बहुत ही योग्य है, प्रतापी भी है और महत्वाकांक्षी है, तो इसने क्या किया, खुद को राजपाट से संन्यास दे दिया और अपने बेटे को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया।
ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं अगला उत्तराधिकारी गुप्त वंश का समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, इसका जो शासनकाल है वो है 350 से 375 ईस्वी तक। ठीक है साथियों, ये गुप्त वंश का सबसे प्रतापी, सबसे योग्य, सबसे महत्वाकांक्षी शासक। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दोबारा से बता देता हूँ, समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी, सबसे महत्वाकांक्षी शासक है गुप्त वंश का, और इसका समय है 350 से 375 ईस्वी तक। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने साथियों, इसने कई अभियान किए, और इसने अपने जो अभियान किए, विजय अभियान, वो चरणों में किए। तो इसने पहले चरण में उत्तर भारत पर अटैक किया, और उत्तर भारत के 9 राज्य कहो या 9 शासक कहो, तो उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित कर दिया, और उनको पराजित करके प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई इसने। अब ये प्रसवोद्धरण क्या होता है? तो साथियों, जब इसने 9 शासकों को हराया तो उनका समूल नाश किया। समूल नाश का मतलब है उनको ख़त्म किया, उनके परिवार को ख़त्म किया, उनके रिश्तेदारों को ख़त्म किया, ताकि उनमें से कोई भी उभर कर दोबारा ना आ जाए। तो इसको कहते हैं प्रसवोद्धरण की नीति। तो इसने उत्तर भारत के 9 राज्यों पर अटैक किया, उनको जीता, और प्रसवोद्धरण की नीति अपनाकर उनका समूल नाश किया। अब जैसा इसने किया उत्तर भारत में, इससे पूरे भारत में इसकी छवि बहुत स्पेशल बन गई कि ये तो भाई बहुत मार मारता है, और सभी इससे घबराने लगे। इसके तुरंत कुछ समय बाद ही इसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर अटैक कर दिया, और वहाँ पर इसने बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था, इसलिए वहाँ इसने प्रसवोद्धरण की नीति नहीं अपनाई, उनका समूल नाश नहीं किया, क्योंकि उसे पता था वो जगह इससे बहुत दूर थी, वहाँ ये अच्छे से शासन नहीं चला सकता था। तो उसने यहाँ पे ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई। अब ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति क्या होती है? पहले उनको जीता और उनको खुद के राज्य में मिलाया, एक्वायर किया, ग्रहण कर लिया उनको, फिर उनको कुछ शिथिलता देते हुए, अनुग्रह देते हुए उनको मोक्ष की तरह मोक्ष प्राप्त कर दिया, यानी कि उनके राज्य को वापस लौटा दिया, ये कहते हुए कि भाई मुझे तो बस टैक्स चाहिए। तो उन पे इसने कृपा भी कर दी कि तुम्हारा राज्य वापस कर रहा हूँ, और अपना टैक्स भी वसूला। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर अटैक किया, उनको जीता, और ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, और उनको वापस लौटा दिया, और उनसे हमेशा टैक्स वसूलता रहा। और वो इतने डरे हुए थे, जब 12 शासक इससे हारे, उनको तो यही था कि उनकी तरह हमारे समूल नाश न कर दे, तो वो बहुत ही इजीली तैयार हो गए कि भाई हम आराम से टैक्स देंगे, बस आप तो बताइए कितना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसने तीसरा अभियान किया, वो अलग अलग प्रकार, लेकिन टैक्स से भी काम नहीं चलेगा, और अपनी यहाँ की लड़कियों का विवाह मेरे परिवारों में, खानदान में करते रहिए, ताकि हमारा रिश्ता बंध जाए, कुछ बंधन बंध जाए, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो, और हमें भी विश्वास बना रहे, हमें भी दिक्कत ना हो। तो बाकी के लोगों ने भी ऐसा किया। एक समय साथियों ऐसा आया कि समुद्रगुप्त का पूरे भारत पर अधिकार हो गया। तो समुद्रगुप्त इसीलिए कहा जाता है गुप्त वंश का सबसे पराक्रमी, प्रतापी, महत्वाकांक्षी राजा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्हीं विजयों के कारण, यानी कि जो इसकी जीत हुई थी, इन्हीं के कारण विंसेंट स्मिथ, जो कि इतिहासकार हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। एक नेपोलियन था जो बहुत युद्ध करता था, जीतता रहता था, लेकिन वो भी 1-2 युद्ध हारा, और उसकी जो चालें थीं वो गलत थीं, तरीके उसके युद्ध के गलत थे, लेकिन फिर भी वो हारा। तो सही मायने में तो ये है कि समुद्रगुप्त का नेपोलियन से कोई कंपेयर नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आप ये याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन आ जाता है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? ठीक है, तो भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो यह इस वंश का सबसे महान शासक था, और जैसा बाप था कि अपनी पत्नी के हिसाब से अपना इंट्रो देता था, उसके हिसाब से अपना इंट्रो कराता था, उसी तरह ये बेटा भी था। समुद्रगुप्त खुद को समुद्रगुप्त कहना या अपना नाम बताना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, ज़्यादा पसंद करता था खुद को लिच्छवी दौहित्र कहलवाना। ठीक है, तो इसने उपाधि धारण की, लिच्छवी दौहित्र की, और धरणीबंध की। धरणीबंध का मतलब है इसने पूरी धरती को, समूची भारत की धरती को एक सूत्र में बांध दिया। ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया। तो इसने लिच्छवी दौहित्र और धरणीबंध की 2 उपाधियाँ धारण की। अब साथियों, प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रशस्ति अभिलेख है ना, प्रयाग प्रशस्ति,
उसमें इसे कविराज कहा गया है। कविराज क्योंकि ये खुद बीड़ा बीड़ा बजाता है और गाना वाना भी गाता है, कवियों का ये सम्मान भी करता है, तो इसे कविराज कहा गया है। ठीक है, एक बार जल्दी से इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो जो समुद्रगुप्त है इसका शासन 350 से 375 ईस्वी तक रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम का ये उत्तराधिकारी है समुद्रगुप्त। ठीक है, 350 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा है। उत्तर भारत के 9 राज्यों पर इसने अधिकार किया और प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई, ये आप याद रखेंगे। दक्षिण भारत में इसने 12 राज्यों को हराया। ठीक है, और वहाँ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। और इन्हीं विजयों के कारण इसने तीसरा चरण भी किया था, लेकिन कोई नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसने इसकी विजयों के कारण जो लगातार जीत हो रही थी इसकी, विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा है, भारत का नेपोलियन। यह गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। इसने 2 उपाधियां प्रमुख धारण की, एक लिच्छवी दौहित्र और दूसरी धरणीबंध। ठीक है साथियों, समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या कहा गया है, कविराज कहा गया। उम्मीद है आपको इतना बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि इसकी जानकारी जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से मिलती है, तो हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। ठीक है साथियों, हरिशेन कौन था, तो जो हरिशेन है वो समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि था और महासंधि विग्राहक था। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में खुद को क्या बताया, महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक क्या होता है, आप एक अमात्य समझ सकते हो, मंत्री, एक मुख्यमंत्री समझ सकते हो। ऐसा मंत्री जो युद्ध की घोषणा भी करता है, युद्ध विराम की भी घोषणा करता है, और अगर जहाँ युद्ध हो रहा है 2 दलों के बीच में, अगर उन राज्यों के बीच में संधि की जरूरत पड़ती है तो संधि भी यही करवाता है। तो हरिशेन कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी था और महासंधि विग्राहक भी था। आगे बढ़ते हैं, इसने शकों, जो तृतीय वो था ना इसका मिशन, वो यही था, इसने शकों, कुषाणों, इंडो ग्रीक और कामरूप प्रदेश पर भी अधिकार किया। कामरूप प्रदेश कहते हैं साथियों असम को, जो वर्तमान जिसे हम असम कहते हैं ना, उस समय गुप्त काल के समय उसे कहते थे कामरूप प्रदेश। नेपाल, राजस्थान और हरियाणा, इनके गणराज्यों को भी पराजित किया। इनके जो गणराज्य थे उनको भी इसने हरा दिया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए, इनके बारे में जान लेते। एक है साथियों गरुड़ सिक्के। अब गरुड़ सिक्के का मतलब है, आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जो गुप्त वंश के शासक थे ये भागवत धर्म के अनुयायी थे, भागवत धर्म को मानते थे, और भागवत धर्म में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। तो भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, तो इसीलिए इन्होंने गरुड़ के सिक्के चलाए। ठीक है, तो गरुड़ गुप्त शासकों का प्रतीक था, इसलिए इसने गरुड़ सिक्के चलाए। इसने अश्वमेध यज्ञ के सिक्के चलाए। एक मतलब इसने सिक्के चलाए जिस पे घोड़ा छोड़ा हुआ है और साथ में एक हवन कुंड भी दिख रहा है, तो इससे पता चलता है इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध यज्ञ के सिक्के चलाए। बीड़ा वादन सिक्के, ये कविराज तो था ही, खुद बीड़ा बजाता था, गुनगुनाता भी था, इसलिए समुद्रगुप्त ने बीड़ा वादन के सिक्के चलाए। उस पर ये खुद बीड़ा बजाता हुआ दिखता है। धनुर्धर सिक्के, इस पे एक चित्र है जिसमें धनुष छूटने वाला है, धनुष से तीर छूटने वाला होता है, इस प्रकार का सिक्का भी इसने चलाया। इसने परशु सिक्के चलाए। परशु सिक्के मतलब सिक्के के ऊपर कुल्हाड़ी का चित्र छपा हुआ, कुल्हाड़ी का अंकन किया गया है। ठीक है साथियों, परशु। व्याघ्रहंता, एक इसका सिक्का है व्याघ्रहंता। व्याघ्रहंता में क्या होता है, एक व्यक्ति छपा है जो यानी कि एक शेर का या बाघ का वध कर रहा है, एक बाघ का वध कर रहा है, बाघ का शिकार कर रहा है, वो व्याघ्रहंता सिक्का है। उम्मीद है आप सिक्कों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इस स्लाइड में आपको गुप्त वंश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, इसे रिपीट कर लेते हैं। तो साथियों, हरिशेन का है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, और हरिशेन कौन था, तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और महासंधि विग्राहक था। समुद्रगुप्त ने शकों को कुषाण, इंडो ग्रीक, कामरूप प्रदेश, नेपाल, राजस्थान और हरियाणा के जो गणराज्य थे उनको भी पराजित किया, उन पर भी अधिकार किया। और समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। कौन कौन से सिक्के, गरुड़ सिक्के, अश्वमेध यज्ञ सिक्के, बीड़ा वादन सिक्के, धनुर्धर सिक्के, परशु सिक्के और व्याघ्रहंता सिक्के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं समुद्रगुप्त के ये साथियों सिक्के, आप यहाँ से देख लेते हैं, देख लेना। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं रामगुप्त के बारे में, जो अगला शासक है। समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। दोनों ने राज किया है। पहले रामगुप्त बड़ा था तो पहले ये शासक बना, इसके बाद बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, रामगुप्त
रामगुप्त के बारे में जान लेते हैं। तो रामगुप्त की जो जानकारी है वो हमें विशाख दत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी चंद्रगुप्तम से सबसे सटीक जानकारी मिलती है रामगुप्त, उसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी और उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त के बारे में, जो कि आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, जो रामगुप्त है वो बहुत अच्छा, बहुत योग्य, चरित्रवान शासक नहीं था। स्त्रियों की जो इज्जत थी उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा नहीं थी, और वो एक कायर टाइप का शासक था। आप उसे निकम्मा, निम्न, कुछ भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा शासक नहीं था। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि जो शक शासक था अंतिम, रुद्र सिंह थर्ड, वो आता है और मगध पर यानी कि रामगुप्त पर आक्रमण करना चाहता है, और रामगुप्त के राज्य से बाहर ही आके अपने डेरा डाल देता है, अपनी सेना सजा लेता है और बिल्कुल अटैक के लिए तैयार होता है। ये बात जब रामगुप्त को पता चलती है तो रामगुप्त उससे बात करने के लिए जाता है और दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। तो फैसला ये होता है कि ये रामगुप्त युद्ध करने से पहले ही पराजय स्वीकार कर लेता है, और शक शासक इससे डिमांड करता है कि मैंने सुना है आपकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी या ध्रुव देवी बहुत सुंदर है। एक बार के लिए तो ये चुप हो जाता है, अवाक सा रह जाता है, फिर बोलता है हाँ तो क्या, अगर आप मुझे अपनी पत्नी सौंप दें तो मैं यहाँ से कोई भी जनहानि किए बिना, कोई भी लड़ाई लड़े बिना चला जाऊँगा वापस। तो कुछ क्षणों के लिए तो ये रामगुप्त सोचता है, लेकिन बाद में ये उसके लिए हाँ कह देता है कि अगर एक ही औरत के जाने से युद्ध टल रहा है तो हम नहीं करते हैं युद्ध और दे देते हैं ध्रुवस्वामिनी को। तो ऐसा था, ये कुछ कायर टाइप का था, युद्ध करने से भी कतरा रहा है और महिलाओं की इज्जत ज़्यादा नहीं समझता था। और ये सीधे वहाँ से आता है युद्ध के मैदान से और आके अपने अमात्यों से चर्चा पर चर्चा करता है, अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाता है और उसमें फैसला लिया जाता है। बताता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस युद्ध को टाल सकता हूँ, मेरे पास एक योजना है। योजना बताता है कि ध्रुवस्वामिनी को हमें देना है, शक शासक से बात हो गई है। तब जाके इसके अमात्य बिल्कुल खड़े हो जाते हैं कि महाराज ये आप क्या कर रहे हो, ये कोई अच्छी तरकीब है? अरे हम लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा तब देखा जाएगा, ऐसे ही पहले से ही। तो ये नहीं मानता है, नहीं भाई ये मेरा फैसला है, ऐसे थोड़ी ही, मैं नहीं लड़ना चाहता है। उनमें से एक तो यहाँ तक कहता है कि अगर आप अपनी बीवी की रखवाली नहीं कर सकते तो कल के लिए क्या गारंटी है कि आप राजा हो, हमारे बीवी और हमारे बच्चों की रखवाली, हमारी बहन बेटियों की रखवाली आप कर पाओगे, उनकी देखभाल आप कर पाओगे? आप तो इतना डर रहे हो। तो ये कहता है अच्छा मेरे खिलाफ बोलते हो, और बिल्कुल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है उन्हीं अमात्यों से। बोलता है ये मेरा फैसला है, मैं ये करके रहूँगा। अमात्य वहाँ से खड़े होते हैं, चले जाते हैं, सोच विचार में पड़ जाते हैं। वहीं से एक आदमी ये खबर लेके इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त के पास जाता है और चंद्रगुप्त को बताता है आपको पता है राज्य में क्या चल रहा है। चंद्रगुप्त को इतना तो पता होता है कि शक शासक आया है रुद्र सिंह थर्ड और युद्ध करना चाहता है। वो कहता है भाई वो युद्ध करना चाह रहा है, यानी उससे भी आगे की कहानी ये है कि उसने ध्रुवस्वामिनी की डिमांड की है और ध्रुवस्वामिनी को रामगुप्त उसे सौंपने वाला है। ये सुन के, जो कि एक वीरानेपन में रहता था, थोड़ा सा राज्य से अलग थलग, राज्य के अंदर ही लेकिन थोड़ा सा दूर रहता था, प्रशासनिक कार्यों से अलग रहता था, वो आता है और अमात्यों से सीधा मिलता है। अपने भाई से तो मिलता नहीं है कि वो है ही इस टाइप का, कायर है, गिरा हुआ है, उससे क्या ही मिलूँ। अमात्यों से मिलता है तो अमात्यों से पता चलता है कि ये बात सही है। तो वो अमात्यों से पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या राय है। वो उससे पूछते हैं चंद्रगुप्त से कि आपकी क्या राय है, यानी मैं तो इसके खिलाफ हूँ, बिल्कुल ये नहीं करना चाहता। वो भी ये नहीं करना चाहते। तो ये एक प्लान बना लेते हैं कि रुद्र सिंह के पास एक मैसेज भिजवाइएगा कि ध्रुवस्वामिनी अकेली नहीं आएंगी, अपनी 100-200 सखियों के साथ, दासियों के साथ आएंगी। तो ये वाला मैसेज उसके पास पहुंचा दिया जाता है रुद्र सिंह के पास, और रुद्र सिंह बड़ा खुश होता है कि भाई एक के साथ तो 100-100, ये तो और भी अच्छी बात है, चलो आराम से हम वेट कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम भी मांग लेता है 5-7 दिन का। जब टाइम इन्हें मिल जाता है तो क्या होता है कि चंद्रगुप्त अपनी भाभी के पास जाता है और उसे बताता है ध्रुवस्वामिनी को कि आप ऐसा करना है, बस कुछ अपने ये इन महिलाओं के साथ, जो भी कुछ दासियों और अपनी सहेलियों के साथ आपको यहाँ से निकलना है, और जो रास्ते में या अंडरग्राउंड में जो तहखाना है उसमें छिप जाना है, बस वहाँ से हम चले जाएंगे और हम निपटा लेंगे इस पूरे केस को। ध्रुवस्वामिनी चलो खुश हो जाती है। और साथ ही हिस्ट्री में ये भी बताया गया है कि ध्रुवस्वामिनी कभी भी अपने पति यानी कि रामगुप्त से राजी नहीं थी, कभी भी उससे आचरण से, उसकी आदतों से खुश नहीं थी, और वो चंद्रगुप्त को लाइक करती थी। उनका कुछ प्रेम प्रसंग की भी चर्चा है।
ठीक है। तो आगे ये होता है कि डोलियाँ सजा दी जाती हैं, उनके जाने के लिए पालकियाँ बना दी जाती हैं। तो पालकियों को ले जाने वाले भी लड़ाके होते हैं जो कि महिलाओं के वेश में होते हैं। ले जाने वाले तो पालकियों को ले जाने वाले लड़ाके ही होते हैं चंद्रगुप्त के अपने, और अंदर जो भी बैठे होते हैं पालकियों में वो भी लड़ाके ही बैठे होते हैं लड़कियों के वेश में, स्त्री महिलाओं के वेश में। और चंद्रगुप्त खुद द्रौपदी का कॉस्ट्यूम पहन के और बिल्कुल पैक होके जाता है, सबके पास खंजर हथियार होते हैं अपने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने कुछ दोस्तों को वहाँ पहले से ही भेज देता है जो झाड़ियों में छिपे रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ये वहाँ युद्ध के मैदान तक पहुँच जाते हैं। उधर से रुद्र सिंह थर्ड इनका इंतजार बेसब्री से कर ही रहा था। तो जैसे ही उसे पता चलता है कि द्रुपदामनी आ गई, वो द्रुपदामनी को भागा भागा देखने आता है। उसके सैनिक उसे रोकते भी हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं। वो कहता है नहीं, पहले तुम देखोगे द्रुपदामनी से, पहले मैं मिलूंगा। और जैसे खिड़की खोलते हैं, पर्दा हटाते हैं, ऐसे पर्दा हटा के जैसे ही उसके अंदर डोली के अंदर पालकी के अंदर झांकता है, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय उसका गर्दन अलग कर देता है और तुरंत शोर हो जाता है कि रुद्र सिंह मारा गया। भगदड़ मच जाती है। उधर से जो शासक था और उसकी पूरी सेना किसी भी एंगल पे, चाहे शारीरिक मानसिक, युद्ध के लिए प्रिपेयर ही नहीं थी, तैयारी नहीं थी उनकी, कोई हथियार नहीं थे उनके पास, वैसे यूं ही खड़े थे। कुछ के पास हथियार थे, कुछ के पास नहीं थे। तो ऐसा माहौल बन जाता है कि ये लोग जो लड़ाके थे इनके पास हथियार वगैरह सब थे और ये सीधा अटैक कर देते उनके ऊपर। और स्थिति ऐसी होती है कि रुद्र सिंह तो मारा ही गया था और बाकी सख्त जो सेना थी वो भागने लग जाती है, और चंद्रगुप्त द्वितीय उनको ढूंढ ढूंढ के मारता है, पकड़ पकड़ के मारता है और पूरे शकों का समूल अंत कर देता है, समूल नाश कर देता है। इसीलिए बाद में इसे एक उपाधि धारण की है इसने, चंद्रगुप्त ने, शकारी के। वो आगे देख लेते हैं। चलो अपनी स्लाइड पर कुछ देख लेते हैं। तो अंतिम जो शक शासक था रुद्र सिंह थर्ड, उसने रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी उसकी पत्नी की मांग की थी। रामगुप्त शकों से पराजित हो गया या पराजय स्वीकार कर ली, और उसके बाद अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो कि रामगुप्त का छोटा भाई था, उसे इस बात का पता चल जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि रुद्र सिंह थर्ड और रामगुप्त दोनों की हत्या कर दी। पहले रुद्र सिंह को मारा वहाँ, और बाद में राजमहल में आके रामगुप्त को मार दिया अपने भाई को, और द्रुपदामनी से शादी कर ली, और खुद कौन बन गया, शासक बन गया। ठीक है। ये रामगुप्त के हमें कुछ सिक्के मिलते हैं साथियों, आप ये याद रखना, एरण और भीलसा, इन दो जगहों से हमें रामगुप्त के सिक्के मिलते हैं। एक बार जल्दी से इसे रिपीट कर लेते हैं। विशाख दत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, उससे हमें रामगुप्त, उसकी पत्नी और चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। रामगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके अनुसार रुद्र सिंह थर्ड ने ध्रुवस्वामिनी की मांग की थी और रामगुप्त पराजित हो गया, और उसने ध्रुवस्वामिनी को देने का वादा भी कर दिया या तैयार हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को भी मार दिया, रुद्र सिंह थर्ड को, और रामगुप्त को भी मार दिया, और ध्रुवस्वामिनी से शादी कर ली। ठीक है साथियों। और उसके बाद रामगुप्त के स्थान पर कौन बन गया, राजा बन गया। राम के सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, तो रामगुप्त के सिक्के हमें एरण और भीलसा से मिलते हैं। आपको ये याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बारे में। 375 से 415 ईस्वी में इसका शासन रहा है, और इसकी उपाधियां साथियों विक्रमादित्य, परमेश्वर, परम भट्टारक और शकारी, ये चार महत्वपूर्ण उपाधियां धारण करता है। ये अंतिम शासक जब रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर देता है, उसके बाद शकारी, शकारी का मतलब है शक प्लस अरि, यानी शकों का शत्रु, ये वाली उपाधि धारण करता है। और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही ये विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करता है। ठीक है। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। विक्रम मीन्स पराक्रम, आदित्य मीन्स सूर्य। ठीक है। पराक्रम का सूर्य विक्रमादित्य का अर्थ होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा के क्षेत्र में सिक्के चलाए थे, व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। जो उपाधियाँ थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, वो थी विक्रमादित्य, परमेश्वर, परम भट्टारक और शकारी। अंतिम जो शक शासक था रुद्र सिंह थर्ड, उसकी हत्या कर दी और शकारी की उपाधि धारण की, और शकों पर विजय के बाद ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। आपको ये याद रखना है। ये आप यहाँ चंद्रगुप्त
द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी थी प्रभावती गुप्त, जो कि अपना पूना ताम्रपत्र अभिलेख बनवाती है। वहीं से तो सबसे पहले हमें जानकारी मिल रही है कि इसका संस्थापक कौन था, ये मैं शुरू में ही बता चुका हूँ वीडियो के में, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त की ये शादी कर देता है बकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है साथियों। रुद्रसेन द्वितीय से, जो कि बकाटक वंश का राजा था, उससे प्रभावती गुप्त की शादी कर देता है। लेकिन बहुत जल्दी बकाटक वंश का जो राजा था रुद्रसेन द्वितीय, उसकी मृत्यु हो जाती है। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात पूरा जो राज्य का कार्यभार है, शासन है, वो प्रभावती गुप्त के पास आ जाता है। और प्रभावती गुप्त जो भी करती है अपने राजकाज में, वो अपने पिता की सहमति या असहमति से करती है, जो भी करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि बकाटक राज्य पर भी अप्रत्यक्ष रूप से कौन शासन करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ही करता है, और पश्चिमी मालवा और गुजरात पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। उज्जैनी इसे अपनी दूसरी राजधानी बना लेता है और पहली राजधानी इसकी पहले से पाटलिपुत्र थी, ठीक है। और मेहरौली का एक स्तंभ है, ये क्वेश्चन आ जाता है मेहरौली का स्तंभ का संबंध किससे है। तो मेहरौली का जो आयरन पिलर है, इसका संबंध किससे है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है प्रभावती गुप्त, इसकी शादी हो जाती है रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है, जो कि बकाटक वंश का राजकुमार था। रुद्रसेन द्वितीय की जल्दी से मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ जाती है, प्रभावती गुप्त के हाथ में आ जाती है। प्रभावती गुप्त बकाटक राज्य पर जो भी कुछ काम करती है वो अपने पिता के आचार विचार करके करती है, पिता से परामर्श करके करती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि बकाटक राज्य पर भी अप्रत्यक्ष रूप से कौन शासन करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ही शासन करता है और पश्चिमी मालवा गुजरात तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। उज्जैनी को अपना क्या बनाता है, उज्जैनी को दूसरी राजधानी बना लेता है और पहली राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। मेहरौली का लौह स्तंभ किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इसके दरबार में जो नवरत्न थे उनके बारे में जान लेते हैं। नवरत्न मतलब 9 रत्न, 9 विशेष लोग जो बहुत ज़्यादा योग्य थे, ठीक है। कौन कौन थे, कालिदास योग्य बहुत थे, विद्वान बहुत थे, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं उन्होंने, लेकिन इन्हें मूर्खों का शिरोमणि, मूर्खों का मूर्ख, महामूर्ख कहा जाता था, ठीक है। तो कालिदास, बराहमिहिर, छपड़क, शंकु, वररुचि, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, घटकरपर, अमर सिंह, ये 9 लोग हैं। ये आपको सीधे सीधे याद करने पड़ेंगे कि ये कौन थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे, नवरत्न थे। और ये जो नवरत्न का टर्म है वो गुप्त काल से, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से ही आया है। बाद में जहाँ भी किसी के पास 5, 6, 7, 8 जो भी अच्छे योग्य लोग होते थे उनको नवरत्न की श्रेणी में डाल देते थे, ठीक है। तो ये नवरत्न हैं और नवरत्नों की जो टर्म है इसकी शुरुआत गुप्त काल से ही होती है, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से। ये आप इनको यहाँ देख सकते हैं। ये आप यहाँ सीधे सीधे याद कर लें इनको, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं थे या थे, ऐसे करके तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं फायान के बारे में। एक चीनी यात्री था साथियों, फायान। ये भारत में आया था, कब आया था, 399 ईस्वी में, और ये स्थल मार्ग से भारत आया था। चीन से स्थल मार्ग से मध्य एशिया होते हुए भारत आया था, ठीक है। लेकिन जब ये वापस गया था, 15 साल रह के यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में ही रहा था, पूरा भारत घूमा था, भ्रमण किया था, भगवान बुद्ध की बहुत सारी जानकारी इसने हासिल की, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया। और इसके बाद जब ये गया था तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से गया था ये, ठीक है। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जब ये बैठा तो इसने अपनी किताब में लिखा है कि जब ये बैठा तो इसकी इज्जत बहुत ज़्यादा थी। जैसे जैसे ये चंद्रगुप्त के संरक्षण से दूर होता गया, अपने भारत की सीमाओं से दूर होता गया, इसकी इज्जत समय समय पर घटती गई। पहले ये जहाज़ यहाँ से श्रीलंका गया, वहाँ पर सामान का आदान प्रदान हुआ, फिर वहाँ से सीधा चीन के लिए रवाना हो गया। तब एक जगह आती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होता, अश्व अक्षांश। वहाँ ऐसी स्थिति आती है कि जहाज़ आगे नहीं बढ़ता है, तो वहाँ पे अगर कोई भारी सामान होता है तो उसे फेंकते हैं। पुराने समय में वहाँ घोड़ों को भी फेंक देते थे, इसलिए उस अक्षांश का नाम ही अश्व अक्षांश रख गया। तो वहाँ पे जो फेंकने वाला व्यक्ति था वो सोचता है यार घोड़ों से अच्छा तो ये जो कबाड़ रखा है, ये इतनी ज़्यादा लिपियाँ लिखी इसने कि उन्हें बैलगाड़ी के बराबर कैरी करना होता था, बहुत सारी
लिपि लिखी थी इसने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की, तो उसे फेंकना चाह रहा था। तब ये बीच में आ जाता और ये कहता भाई इन्हें मत फेंको, लेकिन वो बंदा जिद करता है कि इनका कोई मतलब नहीं। वो कहता है तुम इन्हें ख़राब चीज़ समझ रहे हो, भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ ये अगर आप पढ़े लिखे होते तो समझते इनकी वैल्यू, लेकिन वो अनपढ़ आदमी इसकी वैल्यू नहीं समझता है। और ये कहता है फिल्मी स्टाइल में हाथ फैला के, अगर इनको फेंकना है तो इससे पहले तुम्हें मुझे फेंकना पड़ेगा। तो एक बंदा और आता है, दोनों मिलके इसे फेंक देते हैं। लेकिन वहीं एक ऑफिसर टाइप का व्यक्ति भी था उस जहाज़ में जो जल्दी से आता है और बोलता है ये चंद्रगुप्त का बिल्कुल खास है, ऐसे तुम फेंक नहीं सकते। तो जल्दी से वो वहाँ छोटी वाली नाव उतारते हैं और नाव से दोबारा इसे जहाज़ में लाया जाता है। ये इतना डर जाता है फिर तो ये बोलता है कि भाई कुछ भी फेंको बस मुझे मत फेंको। फायान की ये हालत कर देते हैं। तो फायान ये पूरी जानकारी वहाँ जाने के बाद अपनी किताब में देता है और बोलता है भाई भारत को ही मत जाना, और भारत जाओ तो फिर धरती के रास्ते से जाना, समुद्र के रास्ते से कोई मत जाना और मत आना। ये अपना ये जो मैंने बताई है ये घटना भी उस किताब में लिखता है। ठीक है, तो फायान बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आया था, और फायान की जो पुस्तक है वो है फॉक्यू की। ठीक है साथियों, एक बार जल्दी से रिपीट करा देता हूँ। चीनी यात्री फायान 399 में स्थल मार्ग से मध्य एशिया होते हुए भारत आया, और जब वापस गया तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से गया समुद्री मार्ग से। फायान बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आया था, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है फॉक्यू की। ये आप फायान को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कुमारगुप्त के बारे में कि कुमारगुप्त कौन था। तो साथियों, कुमारगुप्त जो हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं या गुप्त राजवंश पढ़ रहे हैं, इसमें अगला उत्तराधिकारी था, और ये चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसका शासनकाल रहा है 414 ईसा पूर्व से 454 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था उसका पुत्र कुमारगुप्त। गुप्त शासकों में ये ऐसा शासक है जिसके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं। गुप्त शासकों में जो सर्वाधिक सोने के सिक्के थे वो कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख से मिलता है कि इसने कितना अच्छा शासन चलाया, कितना नहीं चलाया, यानी इसने बहुत अच्छा शासन चलाया, और वो हमें पता चलता है मंदसौर अभिलेख से। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है, प्रशस्ति में पहले भी बता चुका हूँ, एक प्रशंसा के रूप में। ये जो अभिलेख है कुमारगुप्त की प्रशंसा के रूप में है, जिसकी रचना वत्सवट्टी ने की है। ठीक है, इस अभिलेख की रचना किसने की है? वत्सवट्टी ने। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, शक्रादित्य, श्री महेंद्र तथा महेंद्र अश्वमेघ इनकी उपाधियां धारण की हैं, इतनी सारी उपाधियां। तो कुमारगुप्त का शासनकाल भी बहुत अच्छा रहा है। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अगला उत्तराधिकारी या पुत्र है वो है कुमारगुप्त। इसका शासनकाल रहा है 414 से 454 ईस्वी तक। गुप्त शासकों में सर्वाधिक जो अभिलेख मिलते हैं वो कुमारगुप्त के मिलते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के भी कुमारगुप्त के मिलते हैं, और इसका जो सुव्यवस्थित शासन है ना उसका वर्णन मंदसौर अभिलेख में मिलता है। और मंदसौर अभिलेख क्या है? एक प्रशस्ति अभिलेख है, एक प्रशंसा की गई है इसमें। और ये किसकी रचना है? वत्सवट्टी की रचना है साथियों। कुमारगुप्त ने कुछ उपाधियां धारण की, वो हैं महेंद्रादित्य, शक्रादित्य, श्री महेंद्र और महेंद्र अश्वमेघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इसके सिक्कों के बारे में। तो जो कुमारगुप्त है इसने मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। कुमारगुप्त ने रजत सिक्कों का, चांदी के सिक्कों का मध्य भारत में। ठीक है, कुमारगुप्त कार्तिकेय का अनुयायी था। कार्तिकेय का, कार्तिकेय तो आप जानते ही हैं। ठीक है, भगवान शिव के बेटे थे। कुमारगुप्त ने गरुड़ के स्थान पर मयूर शैली के सिक्के चलाए। ये क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल के किस शासक ने गरुड़ के स्थान पर मयूर शैली के सिक्के चलाए? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने ही चलाए थे, और सबसे ज़्यादा किसके थे? कुमारगुप्त के थे। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको इतना याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कुमारगुप्त जो था, यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में आया है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। सीधे से क्वेश्चन आता है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस गुप्त शासक ने कराया? तो कुमारगुप्त ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। महायान का मतलब है कि बौद्ध धर्म आगे चल के दो शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो जो महायान शाखा था उसका ऑक्सफोर्ड कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, भीतरी अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया क्योंकि इस यज्ञ के घोड़े को
पुष्यमित्रों ने पकड़ लिया था। जो कुमारगुप्त है उसका जो अगला उत्तराधिकारी है वो है स्कंदगुप्त। तो जब कुमारगुप्त अश्वमेध यज्ञ करा रहा है तो उसके घोड़े को किसने पकड़ लिया था? पुष्यमित्रों ने पकड़ लिया था। तो उसका बेटा स्कंदगुप्त गया था और उसने पुष्यमित्रों को पराजित कर दिया था। ठीक है साथियों, इतनी जानकारी आपकी समझ में आ गई। देखो इस वीडियो में आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर नहीं आए एक बार में तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और ये वीडियो साथियों थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब जान लेते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। जो स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड है वो है 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त कौन है? तो ये स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी है, यानी कुमारगुप्त का पुत्र है स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार इसने प्रथम हूण आक्रमण हुआ था इसके समय में। जो भीतरी स्तंभ लेख है उसके अनुसार स्कंदगुप्त के समय में ही प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने हूणों को पराजित कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र के गवर्नर जिस समय यानी कि स्कंदगुप्त था, उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पर्णदत्त। तो स्कंदगुप्त के कहने पर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। आपको ये याद रखना है। और इस झील के निकट एक विष्णु मंदिर भी बनवाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। तो साथियों पहले तो आपको जूनागढ़ अभिलेख के बारे में ये पता होना चाहिए कि जूनागढ़ अभिलेख दो हैं। एक रुद्रदामन का जिसमें सुदर्शन झील का पूरा वर्णन मिलता है शुरू से और अंत तक, और एक है स्कंदगुप्त का जिसमें स्कंदगुप्त के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो दोबारा से इस स्लाइड को रिपीट कर लेते हैं। जो स्कंदगुप्त है उसका शासनकाल है 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी है और भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार इसी के समय पर प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। और जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि इसने हूणों को पराजित कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख से ये भी पता चलता है कि हूणों को मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार ये भी पता चलता है कि पर्णदत्त जो कि गवर्नर था सौराष्ट्र का, उसके पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का क्या कराया? पुनर्निर्माण। ठीक है साथियों, और इस झील के निकट एक विष्णु मंदिर भी बनवाया। ये आपको दिख रहे हैं स्कंदगुप्त जी। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हूणों के बारे में जान लेते हैं। तो जो हूण थे साथियों ये मध्य एशिया से आए थे और मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, अत्यधिक बर्बर। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा असभ्य थी, बस लड़ाई झगड़े मार काट में ही विश्वास रखते थे। हूणों ने ही पहली बार हर हर महादेव का नारा प्रसिद्ध किया था। ठीक है, प्रसिद्धि क्योंकि यही ज़्यादा बोलते थे तो हर हर महादेव का नारा हूणों ने प्रसिद्ध किया था। हूणों के जो दो प्रमुख शासक रहे हैं वो हैं तोरमाड़ और मिहिरकुल। ये दो प्रमुख शासक हुए हैं और इनमें जो मिहिरकुल है वो भगवान शिव का फॉलोअर है, भगवान शिव का अनुयायी है। ठीक है, और बौद्ध धर्म का दुश्मन है, बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा घृणा करने वाला है। इसीलिए उसने सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी और उनको मूर्ति भंजक कहा गया है। हूण को, इस वाले को, मिहिरकुल को क्या कहा गया है? मूर्ति भंजक। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हूण मध्य एशिया से आए थे, अत्यधिक बर्बर जाति थी, हर हर महादेव का नारा इन्होंने प्रसिद्ध किया। प्रमुख दो शासक थे तोरमाड़ और मिहिरकुल। जो मिहिरकुल था वो भगवान शिव का फॉलोअर था और बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन था और इसे भगवान बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ तोड़ी, इसलिए मूर्ति भंजक कहा गया है मिहिरकुल को। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं गुप्त वंश के अन्य शासक। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे गुप्त वंश कमज़ोर होता गया है। तो इसके बाद हमें पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त ये शासक मिलते हैं देखने को। ठीक है, नरसिंहगुप्त फिर भी प्रतापी शासक था, इसने हूण नरेश मिहिरकुल को पराजित कर दिया था। भानुगुप्त का साथियों एक अभिलेख है ऐरण अभिलेख, इससे सबसे पहले हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा का पहला अभिलेख है ये। विष्णुगुप्त तृतीय, इसे आप याद रखना। जिस प्रकार गुप्त काल का जो पहला शासक था वो था श्रीगुप्त, इसी तरह अंतिम शासक था विष्णुगुप्त तृतीय। ठीक है, ये इस साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ है। भाई कोई एक राज्य वंश खत्म होता है तो उस पर राज्य करने वाला भी कोई नया तो आता है, तभी तो वो खत्म होता है। उनमें कौन है? तो बल्लवी के मैत्रक, कन्नौज के मौखर और थानेश्वर के पुष्यभूति, ये वंशों का धीरे धीरे उदय हो रहा है
इस वंश के, गुप्त वंश के पतन के साथ साथ। ठीक है, जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं। तो जो स्कंदगुप्त है उसके बाद में हमें पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त और बुद्धगुप्त ये शासक देखने को मिलते हैं। जो नरसिंहगुप्त है इसने मिहिरकुल को पराजित किया है। भानुगुप्त का एक अभिलेख है, एरण अभिलेख, इससे हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। विष्णुगुप्त तृतीय ये गुप्त वंश का अंतिम शासक है। गुप्तों के पतन के बाद हमें पल्लवी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी और थानेश्वर के पुष्यभूति ये राजवंशों का उदय होता दिख रहा है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। ठीक है साथियों, गुप्तकालीन साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे ज़रूर। तो साथियों, गुप्त काल के समय में ही जो रामायण और महाभारत हैं ये पहले से ही हैं महाकाव्य, लेकिन इनका विस्तार किया गया है। ठीक है, इनको बढ़ाया गया है गुप्त काल में। तो सबसे पहले हम रामायण को देख लेते हैं। तो गुप्त काल का जो साहित्य है उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक धार्मिक साहित्य और एक गैर धार्मिक साहित्य। तो पहले देख लेते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में दो साहित्य मिलते हैं, रामायण और महाभारत। तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों रामायण को। तो रामायण की जानकारी आप सबको है वैसे तो रामायण की जानकारी आप सबको है। रामायण की रचना किसने की? तो महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि इसके रचनाकार हैं। जब रामायण शुरू में थी हमारे पास, जो मूल रूप में थी रामायण, उसमें केवल 6000 श्लोक थे। जब 6000 श्लोक इसमें थे, इसके बाद गुप्त काल में इसको बढ़ाया गया, इसका विस्तार किया गया, कुछ और उसमें जोड़ा गया और इसके श्लोक हो गए 24,000। ठीक है, जब 24,000 हो गए तब इसे चतुर्विंश सहस्त्र संहिता कहा जाता है। चतुर का मतलब 4, विंश का मतलब 20 यानी कि 24 और सहस्त्र का मतलब होता है 1000। तो चतुर्विंश सहस्त्र संहिता का मतलब हो गया 24,000 श्लोकों की एक संहिता। ठीक है, अब बात करें रामायण की। रामायण में कितने अध्याय हैं? तो साथियों रामायण में 7 अध्याय हैं और इन अध्यायों को अध्याय न कहकर रामायण में कांड कहा गया है। यहाँ कांड को आप नेगेटिव वे में न लीजिएगा, कांड का मतलब अध्याय से है। ठीक है, कौन कौन से हैं अध्याय? तो रामायण का सबसे पहला अध्याय साथियों बालकांड, पहला कांड है बालकांड। और बालकांड में मैं आपको बता दूं, भगवान राम के जन्म से लेकर और उनकी शिक्षा दीक्षा तक, गुरु वशिष्ठ उनके गुरु रहे हैं और उन्हें शिक्षा दीक्षा लिए, वहाँ तक की जो पूरी जानकारी है वो बालकांड के अंदर आती है। जब शिक्षा दीक्षा करने के बाद वो गुरु के पास से अयोध्या वापस आते हैं और अयोध्या में कुछ प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी सीखते हैं। दशरथ उन्हें प्रशासनिक जानकारी देते हैं। ये जो जानकारी है साथियों ये आती है दूसरे कांड में, जिसे कहते हैं अयोध्या कांड में। तो अयोध्या आने के बाद राम दोबारा जब वन को जा रहे हैं, उससे पहले तक का अयोध्या में रहते हैं और कुछ प्रशासनिक जानकारियाँ की जिम्मेदारियाँ सीखते हैं, वो सब आता है अयोध्या कांड में। इसके बाद आपने सुना ही होगा, ऋषि विश्वामित्र हैं एक, जो बहुत ही क्रोधी हैं, कोई उनके सामने टिकता नहीं है, संसार में कोई उनकी बात की अवहेलना नहीं करता है। वो राजा दशरथ के पास आते हैं और उनसे राम की डिमांड करते हैं कि ताड़का नाम की राक्षसनी हमें यज्ञ नहीं करने दे रही, उसका बेटा सुबाहु भी है उसके साथ, दोनों मिलके यज्ञ में व्यवधान डालते हैं, तो आपने अपने बेटे को भेज दो। दशरथ काफ़ी कोशिश करते हैं कि आप हमें ले चलो, हमारी सेना ले चलो, राम बहुत छोटे हैं अभी, उन्हें मत ले जाओ, लेकिन विश्वामित्र नहीं मानते हैं। तो राजा दशरथ उनके सामने झुक जाते हैं और भेजना पड़ता है। ठीक है, तो भगवान राम के जंगल जाने के बाद, यानी विश्वामित्र के साथ जाने के बाद और जनकपुर जाने तक, सीता के विवाह तक का जो भी है वो सारी जानकारी किस में आती है? अरण्य कांड में। ठीक है साथियों, अरण्य कांड के बाद भगवान राम दोबारा वापस आ जाते हैं सीता से शादी करके, लेकिन उसके बाद दोबारा इनको वनवास लग जाता है और वन में जाके फिर क्या होता है कि रावण सीता को चुरा ले जाता है, सीता माँ को। तो फिर भगवान राम उनकी खोजबीन में चलते हैं और खोजबीन में चल के एक समय ऐसा होता है किष्किंधा तक पहुंच जाते हैं और भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता भी होती है, सुग्रीव से जान पहचान भी होती है। तो सुग्रीव से जान पहचान, किष्किंधा के बारे में जान पहचान, ये सब आता है किष्किंधा कांड में। ठीक है साथियों, किष्किंधा कांड में आता है ये सब। और किष्किंधा कांड के बाद जब इनको पता चलता है कहीं से, भगवान राम हनुमान को लंका भेजते हैं कि लंका में जाओ खोज करने के लिए। हनुमान जी लंका जाते हैं और वहाँ जो भी कुछ करते हैं वो सब आता है सुंदरकांड में। हनुमान के जीवन की जो घटनाएं हैं
वो सब सुंदरकांड के अंतर्गत आती हैं। फिर लंका कांड, लंका कांड है जब भगवान राम सेना सहित लंका में पहुंच जाते हैं, लड़ाई होती है, उसको पूरा जीतते हैं, ये सब किस में आता है, लंका कांड में। जब लंका से वापस आ जाते हैं, दीपावली मनाई जाती है, अयोध्या में हर्ष और उल्लास होता है और भगवान राम राजा के पद पर आसीन होते हैं। उसके बाद सीता माँ को वनवास भेजा जाता है किसी के कहने मात्र से ही, और वहाँ लव और कुश जो पैदा होते हैं। तो रामायण का बाकी का लंका कांड के बाद, अयोध्या आने के बाद जो भी सब बाकी का है वो सब आता है उत्तरकांड में। तो साथियों इस प्रकार रामायण आपने देखी है, पर मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो रामायण के ये 7 कांड हैं, 7 कांडों में रामायण विभाजित है। एक बार जल्दी से रिपीट करा देता हूँ। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। इसमें सर्वप्रथम मूल रूप से 6000 श्लोक थे, बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए गुप्त काल के दौरान, इसलिए इसे चतुर्विंश सहस्त्र संहिता कहा जाता है। और रामायण में 7 कांड हैं। 7 कांड में पहला कांड है बाल कांड, और दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6वां है लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। आप ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं दूसरा धार्मिक साहित्य महाभारत। महाभारत जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना वेद व्यास ने की। वेद व्यास ने महाभारत को, जो अध्याय महाभारत है उनको पर्व कहा जाता है। और कितने पर्व में बांटा गया पूरे महाभारत को? तो 18 पर्वों में बांटा गया है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व किसे माना जाए तो छठे पर्व को। क्यों माना जाता है? इसका नाम है भीष्म पर्व, और इसमें श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं। भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत गीता में भी अकेले 18 अध्याय हैं। आरंभ में जो महाभारत है इसमें 8000 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें 8000 श्लोक थे तब इसे क्या कहा जाता था? जय संहिता। वर्तमान में इसमें बाद में 8000 के बाद जब इसका विस्तार किया गया तो 24,000 श्लोक हो गए, और तब इसे भारत संहिता कहा जाने लगा। लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो इसमें 1 लाख श्लोक हैं, और इसे अब महाभारत या सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। सत का मतलब होता है 100 और सहस्त्र का मतलब होता है 1000, ठीक है। और संहिता इसका मतलब हो गया 1 लाख के श्लोक, ठीक है। तो इस सतसहस्त्र का मतलब होता है 100,000 या 1 लाख। तो वर्तमान में इसमें कितने श्लोक हैं महाभारत में? 1 लाख श्लोक, और वर्तमान में इसे महाभारत कहा जाता है, ठीक है साथियों। जल्दी से एक बार रिपीट करा देता हूँ। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। और महाभारत को जो अध्याय हैं इसको पर्वों में बांटा गया है। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। महाभारत का जो छठा पर्व है उसका नाम है भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में भगवत गीता है। भगवत गीता में अकेले 18 अध्याय हैं। आरंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे? 8000, तब इसे क्या कहा जाता था? जय संहिता। उसके बाद कितने हुए? 24,000, तब कहा जाता था भारत संहिता। और अब कितने हैं? 1 लाख, अब क्या कहा जाता है? महाभारत या सतसहस्त्र संहिता, ठीक है साथियों। तो महाभारत के बारे में आपने जान लिया। महाभारत के बारे में एक छोटी सी कहानी और है, अब देर तो हो ही रही है पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब वेद व्यास जी इसके रचनाकार हैं, वेद व्यास को इसके बहुत सारे महाभारत के प्रसंग यूं ही याद रहते थे क्योंकि वो इसके रचनाकार हैं। तो भगवान गणेश को महाभारत बहुत पसंद था। भगवान गणेश वेद व्यास से कहानी सुनते हैं, आज ये प्रसंग सुनाओ, कल वो सुनाओ, परसों वो सुनाओ, अलग अलग प्रसंग रोज़ सुनते हैं। तो एक दिन वेद व्यास जी से निवेदन करते हैं कि क्यों ना ऐसे इतने अच्छे काव्य को पूरा नोट कर लिया जाए। तो वेद व्यास कहते हैं भाई मेरे बस की बात नहीं है ये नोट वोट करना, मैं बस मंत्र मुग्ध होकर तो मैं सुना सकता हूँ, तुम चाहो तो नोट कर लो। तो भगवान गणेश कहते हैं ठीक है आप सुनाइए, मैं नोट करता हूँ। भगवान गणेश बैठ जाते हैं अपनी कलम लेके और वो बोलते चले जाते हैं। वो बोलते मैं बीच में रुकूंगा नहीं, तो वो बोलते चले जाते हैं। भगवान गणेश लिखते चले जाते हैं और थोड़े काफ़ी लिखते हैं, उसके बाद उनकी कलम टूट जाती है। कलम टूट जाती है तो बहुत दिक्कत आती है। वो इधर उधर देखते हैं और बोलते हैं अगर मैं कलम लेने दूर जाता हूँ तो तब तक बहुत सारे श्लोक निकल जाएंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने एक दांत को तोड़ लेते हैं और दांत को कलम के रूप में यूज़ करते हैं और आगे पूरी महाभारत लिखते हैं। ये हमारी धार्मिक मान्यता है साथियों। उसी दिन से भगवान गणेश एक दंत वाले हो जाते हैं और उनका नाम एक दंत पड़ जाता है। ठीक है, ये आपने धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों अब देख लेते हैं गुप्त काल के समय का गैर धार्मिक साहित्य। ठीक है, तो गैर धार्मिक साहित्य में क्या है, कुछ लेखक हैं और उनकी कृतियाँ हैं। तो सबसे पहले कालिदास की कुछ कृतियों के बारे में जान लेते हैं। वैसे मैं तुम्हें नाम तो पहले बता दिया है लेकिन अब थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली कृति है इनकी रघुवंशम। रघुवंशम में क्या है, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, रघुवंशम रघुवंश की यानी रघुकुल की चर्चा है, भगवान राम के वंश की चर्चा है।
तो जो कालिदास का रघुवंशम है इसमें भगवान राम के वंश की चर्चा है। आपने सुना भी होगा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है। दूसरी है इनकी रचना कुमार संभवम। कुमार संगमम में क्या है? कुमार संभवम में कार्तिकेय की कहानी है। अब कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव और पार्वती का पुत्र। एक बार क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। ताड़कासुर नाम का राक्षस क्या करता है, स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से इंद्र और सभी देवताओं में बहुत मार मारता है और मार मार के उनको स्वर्ग से बाहर कर देता है। जब स्वर्ग से बाहर कर देता है तो सभी देवता पिटाते कहाँ तक पहुँचते हैं? भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचते हैं और बोलते हैं, प्रभु रक्षा कीजिए, बचाइए हमें इस ताड़कासुर से, ये तो छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और बताते हैं, भाई इस ताड़कासुर का तो फिलहाल वर्तमान में कोई उपाय नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है। तो देवता बोलते हैं, प्रभु कुछ उपाय तो बताइए। तो वो बोलते हैं कि भगवान शिव और पार्वती के एक पुत्र होगा कार्तिकेय, वो ही ताड़कासुर का वध कर सकता है। तो देवता सब भौंचक्के रह जाते हैं, अरे भगवान शिव वो तो किसी पर्वत पर बैठ के तपस्या में लीन है, कहाँ उनकी शादी, कहाँ उनके पुत्र कब बड़ा होगा, कब मारेगा। तो भगवान ब्रह्मा बोलते हैं, भाई कुछ भी करिए, होना यही है। भगवान ब्रह्मा ऐसे कह के अंतर्धान हो जाते हैं। तो फिर सभी देवी देवता कुछ नौटंकी कर आके भगवान शिव की तपस्या में खलल डालते हैं। भगवान शिव वहाँ से उठ के जाते हैं इधर उधर। फिर धीरे धीरे ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि उनकी शादी हो जाती है पार्वती से, और पार्वती और भगवान शिव की जब शादी हो जाती है तब उनके एक पुत्र होता है कार्तिकेय, और बाद में वो ताड़कासुर का वध करता है। ठीक है साथियों। तो कुमार संभवम यानी कि कुमार का जन्म, कार्तिकेय का जन्म, इस कहानी का नाम ही है, इस काव्य का नाम है। ठीक है साथियों। तो साथियों मैं आपको बता दूं, कुमार संभवम और रघुवंशम ये दोनों काव्य हैं कालिदास के। ऋतु संहार और मेघदूत ये दोनों अर्ध काव्य हैं। ठीक है। तो ऋतु संहार के बारे में जानते हैं। ऋतु संहार में कालिदास ने विरह वेदना व्यक्त की है। विरह वेदना, वो भी पत्नी की विरह वेदना। एक पत्नी का पति कहीं दूर देश परदेश चला जाता है व्यापार करने, धन कमाने के लिए, तो वो पत्नी अपने पति की याद में जो कुछ बताती है, लिखती है, वो जो विरह वेदना करती है, वो इस ऋतु संहार में बताया गया है कि पति वहाँ कमाने गया है कुछ पैसे के चक्कर में, और यहाँ ऋतुओं के ऋतुएं, मौसम के मौसम बदलते जा रहे हैं, ऋतुएं बदलती जा रही हैं और जीवन का मतलब बहुमूल्य समय ढलता जा रहा है। तो ये विरह वेदना पत्नी ने की है। अब बात करें मेघदूत की, तो साथियों मेघदूत में भी विरह वेदना है, लेकिन ये जस्ट उल्टी है ऋतु संहार के। इसमें एक पति की विरह वेदना है। इसमें क्या होता है, एक पति जो कि अपनी पत्नी से दूर है और अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है, वो अपनी पत्नी की याद में बादलों को दूत बना के अपनी पत्नी के पास भेजता है कि अगर बादलों तुम उधर बरसने जा रहे हो तो मेरी पत्नी के पास ये मैसेज लेके जाना। ठीक है। तो ये पति की एक विरह वेदना है जो मेघदूत के रूप में बताई गई है कालिदास के द्वारा। अब बात करते हैं इनके प्रमुख नाटकों की। तो इनका एक नाटक है विक्रमो उर्वशीयम। तो साथियों इसके बारे में आपने सुना भी होगा शायद। एक राजकुमार पुरुरवा होते हैं और एक होती है अप्सरा स्वर्ग की उर्वशी। तो उर्वशी एक दिन पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए चली आती है और वहाँ उसे राजकुमार पुरुरवा मिलते हैं और उनका प्रेम प्रसंग पनप जाता है। कालिदास जी ने प्रेम प्रसंग की जो रचनाएं बहुत की हैं। ठीक है। तो प्रेम प्रसंग जब उनका पनप जाता है तो उर्वशी का जाने को मन नहीं करता, लेकिन एक निश्चित समय होता है उसे जाना ही होता है। इधर में यहाँ पुरुरवा की विरह वेदना व्यक्त होती है और बहुत उदास रहते हैं जब वो वहाँ चली जाती हैं उर्वशी। तो उर्वशी को वहाँ कोई साप लगता है, वो पुनः धरती पर वापस आती हैं और इनका फिर से मिलन होता है। इस प्रकार ये विक्रमो उर्वशीयम ये इनका नाटक है। ठीक है। एक नाटक है इनका मालविकाग्निमित्रम। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ। शुंग एक राजकुमार हैं अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये एक समय जंगल से होकर गुजर रहे हैं और वहाँ इन्हें एक सामान्य सी लड़की मिलती है मालविका, जो कि बहुत ही सुंदर होती है और इन्हें उनसे देखते ही प्रेम हो जाता है। बाद में क्या होता है कि मालविका के बारे में ये जानते नहीं है कि कैसे परिवार से हैं, क्या है। हालांकि ये बहुत अच्छे परिवार से होती है, यज्ञसेन की चचेरी बहन होती है। ठीक है। लेकिन ये कुछ एग्जाइल टाइप का, वनवास टाइप का काट रही थी, तो वहाँ होती है। बाद में अग्निमित्र अपने राज्य में पहुँच के बताते हैं कि भाई ऐसे, तो सब लोग इनसे मना करते, समझाते हैं कि वो स्टैंडर्ड की नहीं है, कहीं नहीं है।
तो अग्निमित्र कहते हैं भाई प्रेम के बीच में स्टैंडर्ड जाति पाति ये कहाँ से आ गई। तो ऐसे करके इनके बारे में बात होती है। बाद में अग्निमित्र की पत्नी को भी पता चल जाता है और अग्निमित्र की पत्नी मालविका को किडनैप करवा देती हैं और अपने राज्य की जेल में डलवा देती हैं। उधर अग्निमित्र मालविका को ढूंढता ही रहता है, भटकता रहता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है और अंत में उसे पता चल जाता है कि वो तो हमारे राज्य की जेल में ही पड़ी है। तो अग्निमित्र बाद में उसे छुड़वाने की पूरी कोशिश करता है और ये उनका प्रेम प्रसंग मालविका अग्निमित्र में दिया गया है। ठीक है साथियों, तो शुंग राजकुमार अग्निमित्र और मालविका की कहानी है मालविका अग्निमित्रम नाटक में। अब अगली रचना है कालिदास जी की अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत, शकुंतला और इनके बेटे भरत की कहानी है। जब राजकुमार दुष्यंत एक बार जंगल से जा रहे होते हैं, ये तो सुनी होगी साथियों आपने, वैसे जंगल से जा रहे होते हैं तो वहाँ एक आश्रम में रुकते हैं जहाँ शकुंतला रहती हैं और शकुंतला से इनको प्रेम हो जाता है। वहाँ ये जब कुछ समय साथ बिताते हैं तो उनके शकुंतला के गर्भ धारण भी हो जाता है, कुछ दिन बाद उनके एक बच्चा भी हो जाता है। तब उनके गुरु उस समय आश्रम में नहीं थे, तो गुरु जब आते हैं उनको ये सब पता चलता है तो वो शकुंतला दुष्यंत को एक शाप दे देते हैं कि जिसने ऐसा किया है वो अब तुमको भूल जाए, ऐसे करके कुछ। तो वो भूल जाते हैं। बाद में अंगूठी और तालाब की ये सब कहानी, बहुत लंबी कहानी है साथियों, टाइम लगेगा इसमें। तो ऐसे करके इस जो अभिज्ञान शाकुंतलम में, इसमें दुष्यंत, शकुंतला और भरत की कहानी है। बाद में हालांकि दुष्यंत को याद आ जाता है अंगूठी देखकर अपनी, ठीक है, और वो इनको अपना लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये आपने गैर। तो साथियों अब कुछ गुप्त काल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। और ये रचनाएं ऐसी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद करेंगे। क्षेमेंद्र की रचना है बृहद कथा मंजरी। अमर सिंह की रचना है अमरकोश। बादशायन की है कामसूत्र। शूद्रक की साथियों ये गलत टाइप हो गई है, शूद्रक की रहेगी मृच्छकटिकम, आप ये याद रखना इधर, ठीक है। और कामंदक की रचना है नीतिसार, आप ऐसे याद कर लेना। माघ की शिशुपाल वध। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। भास की रहेगी स्वप्न बासव दत्ता। वत्सवट्टी की रहेगी रावण वध, ठीक है। एक बार जल्दी से इनको रिपीट करेंगे। क्षेमेंद्र की क्या रहेगी बृहद कथा मंजरी। अमर सिंह की अमरकोश। बादशायन की कामसूत्र। शूद्रक की मृच्छकटिकम। कामंदक की नीतिसार। माघ की रहेगी शिशुपाल वध। विष्णु शर्मा की रहेगी पंचतंत्र। भास की रहेगी स्वप्न बासव दत्ता। और वत्सवट्टी की रहेगी रावण वध, ठीक है साथियों। आप साथियों यहाँ पंचतंत्र के बारे में इतना याद रख लेना कि ये कूटनीति की पुस्तक है। इसमें बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जैसे खरगोश और कछुआ की कहानी, ठीक है, इस टाइप की इसमें कहानियाँ हैं। लेकिन वो कहानियाँ बच्चों पे ध्यान केंद्रित करके नहीं है, उनमें कुछ न कुछ कूटनीति, डिप्लोमेसी सिखाई गई है, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है वो किस विषय पर आधारित है, तो आप कूटनीति उसमें लगाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं गुप्तकालीन मूर्तिकला तथा चित्रकला के बारे में। तो गुप्त काल में साथियों मूर्तिकला और चित्रकला ये काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर मौर्यों के कंपेयर में बात करें तो मौर्यों की जो मूर्तिकला थी वो इससे अच्छी थी। लेकिन इसमें एक डेवलप हुआ था गुप्त काल में, यहाँ नग्नता कम कर दी गई थी, यहाँ वस्त्र पहनाए जा रहे थे मूर्तियों को, ठीक है। तो देख लेते हैं स्लाइड पे। गुप्तकालीन मूर्तियाँ मौर्योत्तरकालीन मूर्तियाँ जितनी सुंदर नहीं हैं, लेकिन उनमें नग्नता का अभाव है, ठीक है। उतनी सुंदर तो नहीं है मौर्योत्तरकालीन मूर्तियों जैसी, लेकिन अब उनमें नग्नता कम हो गई है। इस समय अर्धनारीश्वर की मूर्ति, हरिहर की मूर्ति, मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना, त्रिदेव की मूर्तियां बनना आरंभ हुआ है। ये कुछ मूर्तियां अर्धनारीश्वर, हरिहर, मकर वाहिनी, कूर्म वाहिनी और त्रिदेव की मूर्तियां जो इस समय बनने लग गई हैं। सुल्तानपुर यूपी की बात है साथियों, यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल 8 फुट की धातु की मूर्ति प्राप्त होती है यहाँ से। गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार का मंदिर और अप्सराओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। दशावतार जो गुप्तकालीन मंदिर हैं इनमें दशावतार और अप्सराओं की मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है साथियों। जल्दी से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो गुप्त काल की जो मूर्तियाँ हैं उनमें नग्नता का अभाव देखने को मिलता है, ठीक है, वस्त्र धारण किए हुए हैं। अर्धनारीश्वर की मूर्ति, हरिहर की मूर्ति, मकर वाहिनी गंगा, कूर्म वाहिनी यमुना और त्रिदेव की मूर्तियाँ बनना शुरू हो गया है। यूपी के सुल्तानपुर से
क्या होता है, भगवान बुद्ध की 8 फुट की विशाल धातु की मूर्ति प्राप्त होती है और गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार और अप्सराओं की मूर्तियां मिलती हैं। आगे बढ़ लेते हैं और अब देखते हैं गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से। यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये 5-6 मंदिर हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तिगवा का विष्णु मंदिर ये कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर ये सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कोठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये ललितपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है साथियों। भितरगांव मंदिर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश जबलपुर। भूमरा का शिव मंदिर ये भी मध्य प्रदेश के सतना में है। नचना कोठार का पार्वती मंदिर ये भी मध्य प्रदेश के पन्ना में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। भितरगांव का मंदिर ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। अब आगे देखते हैं मंदिर स्थापत्य कला। गुप्तकालीन जो मंदिर स्थापत्य कला थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है। तो उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ गुप्त काल से ही हुआ है। मंदिर स्थापत्य कला का जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो क्या है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है साथियों। और इस मंदिर में क्या देखने को मिलेगा आपको, शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए विष्णु। ठीक है। इस मंदिर में आपको शेषनाग की सैया पर विष्णु जी मिलेंगे विश्राम करते हुए। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। जल्दी से रिपीट करते हैं। तो जो मंदिर स्थापत्य कला है वो उत्तर भारत में कब से शुरू हुई, तो वो गुप्त काल से ही शुरू हुई। ठीक है। मंदिर स्थापत्य कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो कौन सा है, दशावतार मंदिर। शेष और दशावतार मंदिर में है क्या, तो शेषनाग की सैया पर विष्णु जी विराजमान है। गुप्तकालीन शासकों में जो गुहा मंदिर हैं उनमें ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों और अब देखते हैं गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो ग्राम होती थी। ठीक है। जिसका प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा चलाया जाता था। ग्राम प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे ग्रामकी या ग्रामपति कहते थे। ठीक है। और ग्रामपति की सहायता के लिए ग्राम पंचायतें होती थीं जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र होती थीं। सैन्य प्रशासन की जो प्रमुख है वो सेनापति होता था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, महाबलीकृत। जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी यानी कि सेनापति होता था उसे महाबलीकृत कहा जाता था। गुप्त काल में राजा के पास स्थायी सेना होती थी। ये तो आपने देख ली, बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी इनके पास। गुप्त काल में भू राजस्व 1/6 से आमदनी का प्रमुख स्रोत था। जो गुप्त काल में भू राजस्व था वो आमदनी का प्रमुख स्रोत था। वो कितना था, 1/6। ठीक है साथियों, आमदनी का प्रमुख स्रोत। जल्दी से रिपीट कर लेते हैं इसको। तो गुप्त काल में जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी और शासन किसके द्वारा चलाया जाता था, ग्राम सभा द्वारा। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था ग्राम प्रशासन का, ग्रामकी या ग्रामपति। और ग्रामपति या ग्रामकी की सहायता के लिए कौन होता था, ग्राम पंचायत होती थी। ठीक है। सैन्य प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे सेनापति कहा जाता था, जिसका नाम होता था पद का महाबलीकृत। गुप्त काल में स्थायी सेना होती थी राजा के पास और भू राजस्व होता था 1/6 जो आमदनी का मुख्य स्रोत था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब और कुछ समझ लेते हैं। जो गुप्तकालीन समाज था वो परंपरागत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन्हीं 4 वर्णों में विभाजित था। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो चुकी थी। ठीक है। अब यहाँ कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी। समाज में ब्राह्मणों का जो स्थान था वो सर्वोच्च होता था। गुप्त काल में स्त्रियों की जो दशा थी उसमें जरूर दर बदर गिरावट आ रही थी। ठीक है। देवदासी प्रथा प्रचलन में थी, दास प्रथा भी प्रचलित थी। मेहरौली का लौह स्तंभ धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। फाहियान के अनुसार लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का प्रयोग भी करते थे। ठीक है साथियों, जल्दी से इसे भी रिपीट करते हैं। जो गुप्तकालीन समाज था 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवाइड था। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च होता था। स्त्रियों की दशा दिन ब दिन गिरती जा रही थी, गिरावट आ गई थी।
देवदासी प्रथा और दास प्रथा चलन में थी। मेहरौली का लौह स्तंभ धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। चांदी के सिक्के का प्रयोग लेन देन में किया जाता था। फाहियान के अनुसार लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपने यहाँ तक गुप्त काल को बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अगर साथियों आज की ये वीडियो और ये कंटेंट आपको अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।